जो कार्यक्रम संचालित किया तभी से ये 2 मई से लगातार चल रहा है। और आप सबके सहयोग से आज तक जो है इसमें कोई गैप नहीं हुआ, आज तक रुके नहीं। योग क्लास चल ही रही बहुत थी। अच्छी बात है। हाँ, योग क्लास चल ही रही थी। तो इसमें हमारे आदरणीय पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ जनरल मैनेजर पवन कुमार जी, उन्होंने कहा इसमें हम इसका नाम योग आहार करते हैं, क्योंकि आहार की चर्चा बहुत जरूरी है। योग जी से हमारे कई कई भाई बहनों को जो योग करते हैं उन्होंने केमिकल युक्त भोजन किए, तो उनको कहीं हार्ट अटैक आ गया, किसी को कैंसर हो गया। लोग इस समाज के लोग ये कहने लगे कि भाई वो तो योग करते थे, उन्हें कैसे हो गया, तो योग को बदनाम करने लगे थे। जबकि हुआ उनका आहार से। आहार का जो है जो असर होता है, तो क्यों ना हम योग के साथ आहार की चर्चा करें। जब आहार हमें शुद्ध की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से आएगा, वो किसान के खेत से आता है। तो हमने किसानों को जोड़ा, और किसान और वैज्ञानिक, किसान कहते हैं कि हम जैविक प्राकृतिक खेती करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसका प्रशिक्षण जो है लगातार हमारे पतंजलि के वैज्ञानिक जुड़ करके और किसानों के संवाद को करते हैं। किसानों अपना बात कर रखते हैं, समस्या रखते हैं, उसका समाधान हमारे वैज्ञानिक बताते हैं। और इसके अलावा जो हमारे किसान जो 15-15 20-20 साल से जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनका अनुभव सुनते हैं। क्योंकि अनुभव एक बहुत बड़ी बात है, कैसे करते हैं वो अनुभव हमने सुने, और वही क्रम चल भी रहा है। हम बीच बीच में सामाजिक चर्चाएं कर लेते हैं, सामाजिक जो समस्याएं आती हैं तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, आयुर्वेद की चर्चा करते हैं, खेती की चर्चा करते हैं, और बेटी बचाओ, देश बचाओ, स्वस्थ, इन विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आइए आज जो है आपने जो हमारे चीफ गेस्ट महोदय होंगे उनका आप परिचय कराने का कष्ट करें। आदरणीय बहन जी, आपने ही जो है हमारे योग शिक्षक ये चीफ गेस्ट महोदय को जो है प्रोवाइड किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने चीफ गेस्ट महोदय का परिचय कराएं सदन को, और उनको सादर सम्मान सहित आमंत्रित करने का कष्ट करें। जी, धन्यवाद भाई जी। अब मैं अपने आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर MP गौतम जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो योग और आयुर्वेद पर अपने वक्तव्य देंगे, ताकि हमारे योग साधक अपनी दिनचर्या में आयुर्वेद को कैसे समाहित करें और कैसे उससे लाभ पाएं। योग तो कर ही रहे हैं, साथ में आयुर्वेद और इसका लाभ भी यदि जानेंगे तो सोने पे सुहागा होगा। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर MP गौतम जी को। ओम बहन जी, ओम भाई जी को ओम। परम प्रभु परमेश्वर सच्चिदानंद ओंकार प्रभु के ध्यानस्थ होते हुए श्रद्धानुमत प्रणाम। भगवान धन्वंतरी के चरणों में ध्यानस्थ होते हुए श्रद्धानुमत प्रणाम। परम पूज्य योगेश स्वामी रामदेव जी, प्रातः स्मरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज जी के सूक्ष्म उपस्थिति का एहसास करते हुए चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य आचार्य वनौषधि पंडित आचार्य वाणकिंड जी के चरणों में ध्यानस्थ होते हुए श्रद्धानमत एवं कोटि नमन। सभी मेरे गुरु भाइयों को, पतंजलि परिवार को तथा भाई जी को, बहन सुमन जी को, जिनने हमको जो है ये अवसर प्रदान किया, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो भाई जी इतने दिनों से ये कार्यक्रम शुरू कर रखे हैं, और मैं अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति मांगता हूँ। जी, अनुमति है भाई जी, नहीं बोल जी, धन्यवाद। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले, उसमें जो 14 रत्नों में से एक धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। 14 रत्न श्री, मणि,
रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, शशि, धेनु, धनु, धनवंतरि, विष और वाज। तो भगवान धनवंतरि अष्टवर की जो अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, तो आयुर्वेद के जनक भगवान धनवंतरि को प्रणाम करते हुए, उनको ध्यानस्थ होते हुए श्रद्धानमत होके कोटसा नमन करता हूं और मैं आपसी चर्चा प्रारंभ करता हूं। मेरा मानना है कि हम सब कुछ जानते हुए भी जानते हैं कि ये चीज हमको ऐसी करनी है, इस तरह करना है, लेकिन फिर भी हम उसको व्यतिक्रम के रूप में उपयोग करते हैं और हम बीमार होते हैं। आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा विज्ञान नहीं है। आयुर्वेद, आयुष वेद, ये जीवन विज्ञान है, जीवन जीने की कला है। और विज्ञान, वेद में विज्ञान समाहित है। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। हम जब अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तब हम पाते हैं कि हम बहुत सारी ऐसी व्यतिक्रम करते हैं जिसके कारण हम बीमार होते हैं। आयुर्वेद में दो मूल सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो सबसे प्रमुख है। जो हमारा मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो इस चीज को प्राथमिकता नहीं देता, लेकिन हमारा आयुर्वेद स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनकी स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करना है, इस पे मुख्य ध्यान देता है। वो दूसरा जो उसका सिद्धांत है वो उपचार का है, जिसमें वो आतुरस्य विकार प्रशमनम, आतुरस्य यानी जो बीमार हैं उनके विकारों को दूर करना, जो कि प्राकृतिक वनौषधि इनके माध्यम से उसके रोगों का शमन करता है। अब हम जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम बदलाव कैसे करें, क्योंकि हमारी दिनचर्या सभी लोग जानते सब हैं कि हम सुबह उठना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और प्राणवायु का लाभ लें, लेकिन जब तक ज्ञान अर्जन तो हो जाए, लेकिन जब तक वो क्रिया अभ्यास नहीं होगा, उसका आचरण नहीं होगा, तब तक कोई लाभ नहीं होने वाला। कहते हैं कि आयुर्वेद या कोई भी क्रिया हो, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी वेद ज्ञान, पहले अर्जन, अभ्यास और आचरण, यानी जानना, मानना और फिर पालना, ये तीनों चीज का जब तक हम संयोजन नहीं करेंगे, सिर्फ ज्ञान रखेंगे कि हमको सुबह उठना है और सुबह उठ करके और सो रहे हैं हम 8 बजे तक 9 बजे तक, तो हमको उसका लाभ नहीं प्राप्त होना है। अभी हम भाई जी भी बात कर रहे थे कि आहार मुख्य जो हमारे 3 स्तंभ हैं स्वस्थ रहने के, वो 3 स्तंभ में मुख्य है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। 3 चीज जिसकी संतुलित है। महा से सुश्रुत स्वस्थ व्यक्ति की इतनी अच्छी परिभाषा दी है जो सिर्फ और सिर्फ हमारा योग ही कर सकता है। योग के अलावा उसमें सुश्रुत की जो स्वस्थ की परिभाषा है वो कहीं पूर्ण नहीं होती। पहला महर्षि सुश्रुत बोलते हैं समदोषा, समाग्निश्चा, समुधातु मलक्रिया,
यहाँ तक तो हो सकता है कि आप किसी और पैथी से ये चीजें कर सकते हैं, समदोषा, समाग्निश्चा, समधातु मलक क्रिया, लेकिन आगे जो परिभाषा उन्होंने दी है सिर्फ और सिर्फ हमारा योग कर सकता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि को कोटि सा नमन। महर्षि पतंजलि ने योग का जो एक प्रादुर्भाव किया और हमारे परम पूज्य योगेश्वर स्वामी रामदेव जी ने जन साधारण को, सबको ये सुलभ कराया। तो महर्षि सुत बोलते हैं कि समदोषा सवाग्निशा समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मे इंद्री मना स्वस्थ इत्याभिधीते। मतलब प्रसन्नात्मे आत्मा, इंद्रिय और मन, ये मेडिकल साइंस से प्रसन्न नहीं देता। यदि आपके रोग का, कीटाणु का शमन तो कर देता है, लेकिन हमारा योग जो है प्रसन्नात्मे इंद्रिय मना भी करता है। अभी आप लोगों ने 5 से 7 बजे तक जो योग किया, आप स्वयं एहसास कर रहे होंगे कि कितनी प्रसन्नता रहती है। मैं भी योग करके आया हूं और जुड़ा भी था। तो जब हम इसमें आते हैं, इस परिभाषा में आते हैं, हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें, तो हमें वात पित्त कफ ये हमारा प्रकुपित नहीं हो, दूषित नहीं हो, इसके लिए हमको प्रयास करना है। और वो प्रयास हमारा हमारी प्रवृत्ति के मुताबिक आचरण करने से होगा। और आचरण कैसे होता? जिस तरह से हम आहार लेते हैं, उसी तरह से उसी से जुड़ी हुई हमारी संतुलित दिनचर्या भी होनी चाहिए। संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या, ये 2 ऐसे स्तंभ हैं जिससे आदमी स्वस्थ रह सकता है। भाई जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हमारे कई योगी, कई योग साधक बेचारे योग साधना हमेशा करते रहे, नियमित रूप से करते रहे, परंतु उनकी ईश्वर ने हमको उनसे आकस्मिक बिछो कर दिया, वो हमसे अलग हो गए। उसकी वजह कुछ हमारी असंतुलित आहार, जो संतुलित आहार होना चाहिए वो ना होना, और हमारे बीमारी का, अटैक का, किसी का कारण होना। तो हमें ऐसा नहीं है कि आप खांसी की दवा भी लें और साथ में अचार भी खाएं, खटाई भी खाएं, तो आपकी खांसी नहीं ठीक होने वाली। वो तो आपको अचार भी बंद करना पड़ेगा, खटाई बंद करना पड़ेगा, फिर दवाई जब लेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी होगी। तो आहार के बारे में ये सभी चीजें आप लोग छोटी छोटी ही जो जानते हैं, लेकिन जो असंतुलित हमारा आहार है उसको संतुलित करना है, और जो हमारी अनियमित दिनचर्या है उसको नियमित करना है, यदि है तो। अब यदि आपकी नियमित है, बहुत अच्छी बात, आप दीर्घजीवी रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहला मैं आहार की बात करता हूं। आहार में एक बार महर्षि चरक अपने शिष्यों से बोले, क्योंकि शिष्य की जो भाषाएं और महर्षियों की जो भाषाएं रहती, उस भाषाओं में वो बात करते थे और बताते थे। तो उन्हें कहा कि कोरु कोरु कोरु, निरोगी कौन? तो बाघभट्ट उनके जो प्रिय शिष्य थे, उन्हें कहा, उसका जो जवाब दिया, उस पे जिस दिन हम अमल करना शुरू कर देंगे, आधा स्वास्थ्य हमारा अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्हें कहा हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। हितकारी खाना है, मित यानी कम खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, उतना ही खाना जितना हमको चाहिए, और ऋतु भुक, ऋतु के अनुसार। इसीलिए दिनचर्या और ऋतुचर्या दोनों साथ में आती है। अब हम क्या करते हैं, अभी एक अंग्रेज लोग भी, बाहर के भी लोग भी अपने स्वास्थ्य के लिए हम लोगों की अनुकरण करके, और वो भी जागरूक हो रहे हैं। उनके भी कई ऐसे साहित्य हैं जिसमें आता है। तो एक बार एक साहित्य में पढ़ने को मिला कि हम जो खाना खाते हैं उसमें 2 गलती करते हैं। यह था कि हमें ईट लिक्विड और ड्रिंक सॉलिड। बड़ा अटपटा लगेगा, ईट लिक्विड्स एंड ड्रिंक सॉलिड्स, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है? लेकिन ये हमारे
आयुर्वेद द्वारा बताई गई आहार की जो दिनचर्या है, जो प्रक्रिया है, कहते हैं ना कि प्रक्रिया जो प्रोसीजर होगी उसका सही क्रिया एक्शन करने पर ही रिएक्शन सही आएगा, प्रतिक्रिया सही आएगी, रिजल्ट सही आएगा। तो ईट सॉलिड्स, यहां तक तो ठीक है, लोग सोचते हैं कि हम ठोस चीज खाते हैं, लेकिन ईट लिक्विड्स ये कैसे? तो इसका सीधा सा सिद्धांत यह है कि जब हम कोई ठोस चीज खाएं तो उसको इतना चबाएं, इतना चबाएं, इतना चबाएं कि वो लिक्विड हो जाए, तो ईट सॉलिड्स। और ड्रिंक के लिए हम कैसे करें? जैसे हम जब कोई चीज पिए तो इस तरह धीरे 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 पिए कि जैसे हम सॉलिड्स को ईट करते हैं, खाते हैं, ड्रिंक उस तरह होना चाहिए। जब तक हम उस दिनचर्या पे अपने को अमल करके और फिर देखेंगे तो जो दूरगामी परिणाम आते हैं, आपको अपच संबंधी सभी व्याधियां धीरे 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 दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं कि आंतों का जो काम है वो हम दांतों से न लेकर के, जो दांतों का काम है वो आंतों से हम लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि जो जिसका काम है, दांत का जो काम है वो आंतों से जब हम लेंगे, कोई भी चीज हम एकाएक खा लेंगे, 2-4 टुकड़े किए और फिर अंदर हम निगल जाएंगे, तो आंतों को उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हमारी आंतें बीमार होती है। इसलिए दांतों के द्वारा हमें सॉलिड को इतना चबाना चाहिए, इतना चबाना चाहिए कि जो हमारा सलाइवा होता है ना, ये भी पाचक है। शुरुआत हमारे सलाइवा से होती है पाचन की। तो हम जब सलाइवा, उसमें हमारा लार ठीक से मिलता नहीं तो हमारा पाचन ठीक से नहीं होता, इसलिए हम आंतों में डायरेक्ट पहुंचता है और वो धीरे धीरे अपच का कारण बनने लगता है। तो सबसे पहली बात तो हमें चबा चबा के खाना चाहिए। दूसरा, खाना खाते वक्त आदतें हो सकता है सबकी, बहुत सारी आदतें। एक बार तो एक बुद्धिजीवी से हमने बात किया कि ऐसा करना चाहिए कि खाना जो है सोने के 2 घंटे पहले खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो खाना खाता हूँ, खाना खा के मैं वहीं पर लेट जाता हूँ जो बिस्तर में तत्काल, फिर भी मैं स्वस्थ हूँ। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम जिस चीज का पालन करें और वो हमारे लिए लाभकारी नहीं है। पालन करना लाभकारी है। तो हमें खाना खाते वक्त बीच में थोड़ा बहुत पानी यदि आपको आवश्यकता पड़े तो भी पी सकते, लेकिन खाना खाने के पहले और भोजनांते विषम बारी, खाना खाने के तत्काल बाद हमको पानी पीना ही नहीं है। यदि आप थोड़ा बहुत उल्ला उल्लू कर सकते हैं, लेकिन पानी कहा गया आयुर्वेद में कहते हैं कि भोजनांते विषम बारी, पानी जो है विष का काम करता है। क्यों? इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो हमारे पाचक रस होते हैं, जब हम उसको पानी पी लेते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं। तो जिस तरह से हमारे पाचन में काम आना चाहिए उस तरह वो नहीं आ पाते, उतनी सांद्रता उनकी नहीं रहती, तो वो नुकसान करता है। इसलिए हमको खाना खाने के तत्काल बाद पानी नहीं पीना चाहिए, आधा घंटे 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, परंतु पानी पीना चाहिए। अब एक बात होती है, आहार हमें किस रूप में, किस किस बीमारी में लेना चाहिए। तो ये सामान्य रूप से हम आज दिनचर्या की चर्चा कर रहे हैं, उसमें इसके बाद हमारे प्राकृतिक खेती के बारे में भी भाई जी आए हैं जो बताएंगे, मैं भी सुनना चाहूंगा। परंतु मैं ये इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जो आयुर्वेद है वो मानसिक, शारीरिक के साथ साथ आध्यात्मिक, यानी हमारे आत्मा, इंद्रियों, मन तीनों का स्वस्थता का ध्यान देता है। उसके मूलभूत सिद्धांत में जब हम चलते हैं तब हम उधर स्वस्थ होते हैं, तो हमारा पूरा शरीर उससे जुड़ाव रहता है, इसलिए हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है और हम प्रसन्न रहते हैं। अब दूसरी बात आती है निद्रा की। निद्रा भी जरूरी है। यदि हम योग करते हैं
आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं तो हमें गहरी निद्रा आती है, शांत मन रहता है, शांति मिलती है। लेकिन कुछ लोग यदि अपने व्यतिक्रम दिनचर्या के वशीभूत हो जाते हैं, रात के 1:30 बजे 2 बजे तक यदि हम मोबाइल का उपयोग करेंगे, लेकिन हमारे पतंजल के भाई लोग जो हमारे योग साधक हैं वो ऐसा नहीं करते, लेकिन हो सकता है कुछ लोग और दूसरे सुन रहे हो, उनके लिए भी मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि हमारी जो रात होती है उसके 4 पहर होते हैं। पहली हुई शाम, फिर हुआ आपका रात्रि, फिर 12 बजे के बाद निशा और 3 बजे के बाद उषा। तो शाम, रात्रि, निशा और उषा। तो हमें खाना जो है वो 9 बजे के पहले खाना चाहिए, सोने के 2 घंटा पहले हमको खाना खा लेना चाहिए। आपको 10-11 तक सो जाना है। फिर 12 से 3 जो होता है वो निशा, और निशा में जो चरे मतलब अपना क्रियाकलाप करे, हमारे कहने मतलब खाना खाए, मोबाइल देखे, जो वो निशा, और आगे आप लोग स्वयं जोड़ सकते हैं, वो निशाचर कहलाएगा। अब इसमें मन में शंका ये भी हो सकती है कि नहीं कुछ मजबूरियां होती जगने की, जैसे डॉक्टर्स हैं, हमारे प्रहरी हैं बेचारे, आपके वार्डर में हैं, या कोई ट्रेन चला रहा चालक है, तो इन लोगों के लिए तो उनकी ड्यूटी के अंतर्गत आता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति को, सामान्य जो हम लोग हैं, उनको 12 से 3 अपनी दैनिक क्रियाएं नहीं करना चाहिए। 12 से 3 हमें निद्रा लेनी चाहिए, सोना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि ये कहते हैं कि भाई मैं तो 12-1 बजे तक सोता हूं और मैं जग भी जाता हूं 3 बजे। हमें 6 घंटे से कम नींद होने पर हमारे अंदर जो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये जो हमारी धातुएं होती हैं क्षीण होने लगती हैं। क्षीण होने से हमारे अंदर जो एक पौष्टिकता होना चाहिए शरीर की, वो पौष्टिकता नहीं होती, क्योंकि हमारा अवशोषण बराबर हमारे खुशहाली, प्रसन्नता से हमारे अंदर जो अंतस्त्रावी ग्रंथियां वो प्रभावित होती हैं। तो हमारे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हम यदि निद्रा कम लेंगे तो हम असंतुलित रहेंगे, बेचैन रहेंगे, तो उसका प्रभाव इनडायरेक्ट हर चीज का पड़ता है। हार्मोन्स जो हमारा हैप्पीनेस हार्मोन है, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन वगैरह, ये सिक्रीट में प्रॉब्लम आती है, प्रभावित होते हैं, तो हम प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। तो हमें निद्रा भी बराबर लेनी है, और परंतु हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, सूर्योदय के 2 घंटा पहले। सूर्योदय के 2 घंटा पहले उठने के पीछे एक तो ब्रह्म मुहूर्त, और दूसरा उस समय सबसे ज्यादा प्राणवायु, हमारी सघन ऑक्सीजनेशन जो हमारे वायु में है वो रहता है, उसी को हम प्राणवायु बोलते हैं। तो प्राणवायु का हम अवशोषण प्राप्ति ज्यादा करते हैं, उससे हम स्वस्थ होते हैं। हमारे जीवन जो कहते हैं कि वाइटल पावर जिसको बोलते हैं, जो जीवनीय शक्ति का विकास होता है। आयुर्वेद दिनचर्या को संतुलित करके, आहार को संतुलित करके दिनचर्या हमारी नियमित होती है, तो सबसे बड़ी एक जो चीज हमको आयुर्वेद देता है वो देता है रोग प्रतिरोध क्षमता। क्योंकि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम जो पहला उसका सिद्धांत है आयुर्वेद का, उसका पालन होना बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि वो जब पालन होगा तब हम बीमार नहीं होंगे। जब हमारा रोग प्रतिरोध क्षमता किसी भी बीमारी को रोकने में सक्षम हो जाएगी तो हम बीमार नहीं होंगे। जब बीमार नहीं हो तो उपचार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अभी तीसरा जो भाग है वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं उनके विषय विकारों से मुक्ति करके, और जो हमारी जो शक्तियां हैं उनको प्रभु की तरफ मोड़ना, ईश्वर की तरफ मोड़ना। इसको ब्रह्मचर्य का जो हम सामान्य व्यक्ति जो अर्थ निकालते हैं, उसका मतलब ब्रह्मचर्य का ये नहीं कि अविवाहित होना। ब्रह्मचर्य का मतलब जो हमारे मानसिक जो इंद्रियों के विकार हैं उनको, उनसे हटते हुए प्रभु की तरफ हमको जोड़ना। जैसे आप देखते होंगे जो कैदी होते हैं वो जेल में विरुद्ध नहीं होते, निरुद्ध होते हैं।
कहने का मतलब कि हमारी जो विषय वासनाएं हैं उनका विरोध यदि हम कर रहे हैं, उनका दमन नहीं किया जा सकता, उनको मोड़ा जा सकता है प्रभु की तरफ। तो इसी तरह जो हमारे कैदी होते हैं उनको जेल में उनके जो गलत आदतें हैं उसको मोड़ा जाता है, सही रास्ते में मोड़ा जाता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारी जो गलत आदतें हैं, जो विषय वासनाएं हैं, वो गलत रास्ते में जो जा रही होती है, उसका पालन करने से हम सही रास्ते में पहुंचते हैं। अब चौथा जो स्तंभ है जिसको कि हम जन साधारण परम पूज्य योगेश्वर स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद से प्राप्त किया है, वो है अभ्यास, योग साधना, एक्सरसाइज। तो जिसको जो भी सुविधा हो उसके मुताबिक कर सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा लाभकारी योग है। योग हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का उपचार करता है। जो हमारा बाहरी शारीरिक सौष्ठव है, शारीरिक जो बनावट है, शारीरिक परेशानियां उसको, और साथ ही अंदर जो हमारा इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारा आंतरिक सुधार है, आंतरिक जो परिवर्तन है वो होता है। और सबसे ज्यादा हमारे सभी पुराने योग साधक हैं, सभी लोग योग साधना कर रहे हैं, देखते होंगे हमें धीरे धीरे ऐसा एहसास होने लगता है कि हम वाकई सही रास्ते में चल रहे हैं। और सही रास्ते में जब आदमी सोचने लगता है कि मैं सही रास्ते में हूँ, सही रास्ता होता है यदि, तो उसकी सोच सही होने लगती है और फिर सही पॉजिटिव जो थिंकिंग रहती है उधर ही वो विचार करता है, वो सही चीजों के ही बारे में सोचता है, निगेटिव सोचता ही नहीं। तो हमें चौथा जो है एक्सरसाइज, योग, और उसी के अंतर्गत आता है ध्यान। उसी में हमको ध्यान की प्रक्रिया हमको लंबी करना चाहिए। जैसे हम योग पैकेज में जो करते हैं तो हम लोग ध्यान उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, समय अवधि रहती है, समय की कमी रहती है, इसलिए हम लोग योग में उतना ना करके, लेकिन कम से कम हमें 5 मिनट योग में ध्यान का स्थान दिया जाना चाहिए। उससे हमको ध्यान करने में, क्योंकि जब ध्यान हम करते हैं विचार शून्यता वो आना आवश्यक है। जब तक हम विचार से कट ऑफ नहीं होंगे तब तक हमको आत्मिक आनंद, शांति का एहसास नहीं होगा। और निराकार ओंकार सच्चिदानंद प्रभु का हम जब ध्यान करते हैं तो हमें ध्यान करने में भी 3 चीजों का समावेश करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम प्रणव ध्यान करते हैं तो उस समय प्रणव, क्योंकि अभी हमारी बहन जी ने सब कुछ बताया है तो मैं सिर्फ अंतिम ध्यान की बात कर रहा हूं कि हम पहले करते हैं भ्रामरी, उद्गीत और फिर प्रणव ध्यान। प्रणव ध्यान में 3 चीजों का यदि हम समावेश कर पाएंगे तो हमारा ध्यान अवश्य लगेगा, विचार शून्यता होगी। पहला, हम ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा ही रखते हैं और इसमें जो मुद्राएं होती हैं इसमें प्राण प्रधान होती हैं। जो हमारे आसन होते हैं इंद्रिय प्रधान होते हैं। तो जब हम ये मुद्रा लगाए रखते हैं, इस तरह बैठे रहते हैं, तो हमारा अपने आप ध्यान लगने में सहयोग करती है ध्यान मुद्रा। फिर दूसरा, हम कहते हैं कि सांसों, अंदर जाती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस की आवाज नहीं आए और उस पर हमारा ध्यान केंद्रण होना है, यानी हमको प्राण दृष्टा होना है। तो पहली प्रक्रिया ध्यान मुद्रा, दूसरी प्रक्रिया प्राण दृष्टा होना है, और तीसरी उसी के साथ में हम प्रक्रिया करें जो त्रिकुटी में हमको एक ज्योतिर्मय निरंकार ओंकार प्रभु की एक परिकल्पना हो। त्रिकुटी जो रहती है यहाँ पे, तो त्राटक क्रिया हमको आंख बंद करके और अंतर्मन से ऐसा ध्यान करें कि एक हमको ज्योतिर्मय बिंदु ओंकार प्रभु का दिग्दर्शन हो रहा। जिस समय आपकी 3 क्रियाएं समन्वित हो जाएंगी, आपका ध्यान लग जाएगा और आप अपने आप वैचारिकता, जो विचार शून्यता की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, विचार आपके कट जाएंगे और वही आपके अंदर आत्मिक आनंद के लिए सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और जो और हार्मोन्स हैं उनके सिक्रीट होने में मदद करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। अभी दूसरा जो पक्ष
हमारा उसमें 2 मिनट में चर्चा करके, और आप लोग सभी जानकार हैं, ये तो खाली हमने परिचर्चा की। जो दूसरा पहलू है आयुर्वेद का, और हम उसी पहलू पे ज़्यादा सामान्य लोग ध्यान देते हैं कि नहीं उपचार पद्धति है, तो हमारी जो आयुर्वेद और योग है ये 3 पद्धति है। योग हमारा जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए ये जीवन पद्धति है, इसीलिए इसी तरह आयुर्वेद एक जीवन शैली है। आयुर्वेद से हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। दूसरा जो हमारे रोगी लोग हैं उनके लिए उपचार पद्धति है, योग भी उपचार पद्धति है जो रोगी लोग हैं। और तीसरे जो योगी साधक लोग हैं उनकी साधना पद्धति है, उपासना पद्धति है। तो हम आयुर्वेद को ये न मान के कि ये सिर्फ और सिर्फ उपचार पद्धति है, पहला जो मुख्य भाग उसका है वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, उस पे हमको ध्यान देना है। जब हम दिनचर्या और आहार अपना सब संतुलित कर लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और दूसरे भाग में हम पहुंचने ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी यदि हम मरीज हो जाते हैं तो हमारे अगल बगल यजुर्वेद में कहा गया कि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई न कोई गुण ना हो। इस संसार में ऐसी कोई भी औषध पेड़ नहीं है, वनस्पति नहीं है जिसमें औषधि गुण नहीं हो, और ऐसा कोई भी श्लोक नहीं जिसमें कोई एक मंत्र नहीं हो जो जीवन के लिए उपयोगी हो। तो हम सब मानव इस चीज के लिए एहसानमंद है कि हमारे परम पूज्य आचार्य बालकेंद्र जी जो वनौषधि पंडित हैं, उनने जो है बहुत सारी वनौषधियों का जड़ी बूटी रहस्य किताब बना करके, और उनने जो है हम जन सामान्य को पढ़ने के लिए, हम जन सामान्य को उपयोग करने के लिए उनने रखी है, बना रखी है, रचना की, और उनके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। उससे जो छोटी छोटी चीज़ें हम जो हमारी बीमारियां हैं उसको भी हम उपयोग कर सकते हैं। और परम पूज्य गुरु स्वामी रामदेव जी का ये आह्वान ही है, उन्हें वो कहते हैं सबको, आम जन को, कि आप गिलोय, तुलसी और एलोवेरा ये हर घर में लगाया जाना चाहिए। कम से कम ये 3 चीज़ें हम लगाएंगे तो आपकी गिलोय रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए सबसे अच्छी, शरीर के लिए कोई भी बीमारी आपको रोग प्रतिरोध क्षमता जब रोक देगी तो आएगी नहीं, तो गिलोय का उपयोग। फिर तुलसी, सभी जानते हैं कि यदि हमको सर्दी जुकाम हो जाए तो तुलसी, और तुलसी का सबसे बड़ा गुण एंटीऑक्सीडेंट, तुलसी जो है कैंसर रोधी है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कि जो कैंसर के लिए जो प्रतिक्रिया हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं, यदि वो हम रोक सकती है जो औषधि, वो तुलसी है, तो तुलसी का उपयोग किया जा सकता है। आपके एलोवेरा का सभी लोग जानते हैं घाव में उपयोग होता है, आपके चेहरे में कोई दाग धब्बे हो उसमें उपयोग होता है। और सबसे बड़ी बात, एलोवेरा जो है हमारे पाचन के लिए, हमारे गांठ में जोड़ों में दर्द हो उसके लिए, तो बहुत सारी औषधियां हैं। अब चूंकि आज हमारा समय हो चुका है, अब मैं पुनः आयोजक महोदय को और बहन सुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमें आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से चर्चा करने का मौका मिला, और बहुत बहुत मैं नतमस्तक हूँ। आपने हमको अवसर दिया, धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद के ऊपर और आज व्यवहार के ऊपर और भोजन, सोना, दिनचर्या के ऊपर आपने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है। हमारे सदन में उपस्थित भाई बहनों के आपसे सवाल भी हैं। आदरणीय बहन जी ने योग के बारे में बताया, योगासन प्राणायाम बताए। हमारा सदन में उपस्थित भाई बहन की जो सवाल होते हैं मन में या किसी का, तो वो करते हैं, और मैं आमंत्रित करता हूं अगर किसी हमारे सदन में उपस्थित भाई बहनों का कोई आदरणीय डॉक्टर साहब से जो इन्होंने संवाद किया है उस पर कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी आदरणीय कृष्ण कुमार जी।
हमारे झारखंड से पतंजलि किसान सेवा समिति के झारखंड के जिला प्रभारी हैं। मैं उनको चाहूंगा कि आप अपना संवाद आदरणीय डॉक्टर साहब से करने का कष्ट करें। दीजिए, जवाब दीजिए। ओम ओम नमन बंदन। सदन में आज बहुत ही खुशी की बात है कि अच्छे ढंग से योग सिखाई बातों को सभी कर्मानुसार सिखाई, बहुत अच्छा है। और आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब ने भी जो सीरियली जो बात की है, एकदम मैंने आहार के लिए, तो मैं सदन से भी आदरणीय डॉक्टर साहब से भी जानना चाहता हूँ, इसलिए कि अधजल गर्दी छलकत जाए वाला हिसाब किताब है, अधूरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए हमको। शायद हम आप लोग से संतुष्टि करना चाहते हैं इस बात के लिए कि हम जानना चाह रहे हैं कि जो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया, इसको हम सुने हैं, भ्रम में है कि इसका जो ब्रह्मचर्य का खंडन किया गया है, और किसने किया है? हमको तो लग रहा है आदरणीय हमारे स्वामी जी ने ही खंडन किया है कि आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य रह जाएंगे तो सारा संसार घिसपिटा में हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य को खंडन किया गया है कि श्रम और संयम, ब्रह्मचर्य को 4 जगह में, ब्रह्मचर्य के 2 भागों में बांट दिया गया है, जहाँ तक जानकारी है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे स्वामी जी के आदरणीय श्रीमुख से कहा गया है कि कोई और महानुभाव होंगे, तो मैं यही जानना चाहता था कि ये कि श्रम और संयम को जो विभक्त किया गया है ब्रह्मचर्य में, बहुत ही अति सुंदर है। इसलिए कि सब कुछ कीजिए, पारिवारिक जीवन भी बिताइए, हाँ दाम्पत्य जीवन भी बिताइए, लेकिन संयम पूर्वक बिताइए। ये उनका कहना है या किनका कहना है, लेकिन बहुत ही अति सुंदर लगा हमको, इसको मैं हृदयंगम कर लिया हूँ और बहुत ही अच्छा समझता हूँ कि आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य के बदले में श्रम और श्रम होना ही चाहिए। अब श्रम नहीं करेंगे तो संभव ही नहीं है कोई भी चीज, और वही दुख कहलाता है विशेष तो। और मैं आप लोगों से निवेदन हो, आज कैसे मन किया, आप लोगों के बीच में स्टेडियम में हूँ, बहुत सारे जोगी लोग बैठे हुए हैं, हमारे साथी लोग इधर मुकरो सब बैठे हुए हैं, तो कोई हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जो हैं मुख्य अतिथि को मैं पुनः नमन बंदन करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि ये जो ब्रह्मचर्य को विभक्त किया गया है 2 भागों में, श्रम और संयम, ये किसके श्रीमुख से कहा गया है? बहुत मैं गदगद हो जाऊंगा जान करके, और जो अधूरा ज्ञान है मन में ठान के रखा हूँ, ये स्वामी जी ने ही कहे हैं। तो ये वास्तव में यदि जानकार आदमी आप लोग हैं, विज्ञ हैं, तो बताने का कष्ट करेंगे। मैं आप लोग का आभारी रहूंगा। धन्यवाद। भाई जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे जो स्वामी जी ने संयम और उसको ब्रह्म को जो विभक्त किया, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें संयम ही मुख्य है। यदि हम संयम नहीं रख पाते हैं तो फिर हमारी किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया का कोई महत्व नहीं है। तो संयम तो हमारा मुख्य है। संयम से ही हम अपनी बुरी आदतों को, विषय विकारों में नियंत्रण कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी होशंगाबाद जिला प्रभारी पतंजलि किसान सेवा समिति से हैं और वरिष्ठ युवाचार्य हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय डॉक्टर साहब से संवाद करने का कष्ट करें। जी ओम, सदन को नमन। सर जैसे आपने बात पे तौर का, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेहरा जी। जी ओम। जी ओम आ रही आवाज? मेहरा जी आवाज आ रही है? जी जी
आ रही सर जी। सर ओम, सदन को नमन। सर आपने बात पित्त और कफ की जो बात की, और इसमें क्या है, जैसे कभी कभी क्या होता, कुछ खा लिया और जलन होने लगी, सीने में कुछ होने लगा, इस तरह के जो कुपित होते हैं, इसको मतलब इसमें आराम प्राप्त करने के लिए हमको क्या लेना चाहिए? इसमें भाई जी जो आपको बार बार जो है जलन होती है शरीर में और पित्त, तो आपकी बात पित्त कफ जो है आपकी पित्त प्रवृत्ति है, तो आपको मसालेदार और जी। गरिष्ठ भोजनों से बचना चाहिए। आपको सुपाच्य और जो सरलता से पच सके खाना वो लेना चाहिए। जी जी सर, इसके लिए जैसे मान लो अचानक कोई चीज हो जाए तो उसके लिए फिर कोई दवा? अब दवा आयुर्वेद में तो आपके जो है जड़ी बूटियों का यदि आप सहारा लेना चाहेंगे तो एलोवेरा है, आपका नींबू रस है, इन चीजों को आप ले सकते हैं। औषधियां भी हैं, अभिबत कर चूर्ण आते हैं, तो ये ले सकते हैं आप एकाएक। लेकिन संतुलित जी। जैसे आपने थोड़ा कहा नींबू का रस है, नींबू को चाय के मतलब काली चाय बना के नींबू से पी लें तो फायदा होगा? हाँ बिल्कुल फायदा होगा। और हम तो कहते हैं चाय की बात ही आपने कर दी, तो चाय को तो हमें पूरी तरह से बहिष्कृत करना चाहिए। चाय तो पीना ही नहीं है। दूध जो है उसमें बीमारी का काम करता है। दूध मिला करके जब हम चाय बनाते हैं तो वो हमारे लिए विष का काम करने लगती है। इसलिए बहुत सही सोच रहे हैं आप, नींबू की जो है काली चाय बना के पिए, वो लाभ होगा उससे आप। जी, हमारे और किसी भाई बहन का कोई सवाल हो आदरणीय डॉक्टर साहब से, क्योंकि आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और साथ में आप डिप्टी डायरेक्टर भी हैं पशु चिकित्सालय की। उससे हमारे हम पशुओं के संबंध में भी, अपनी गाय के संबंध में भी कोई सवाल कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई बीमारी हो उसके बारे में भी हम सवाल कर सकते हैं किसान भाई। हमें सौभाग्य की बात है कि हम आयुर्वेद और दोनों के डॉक्टर हैं आप, तो आपसे सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि व्यक्ति को जो बाथरूम जाते समय जो है जलन पड़ती है या बार बार बाथरूम जाने का वो होता है, उसका कारण क्या है? उसका क्या कारण है और उसका समाधान क्या है? इसमें यदि आपको डायबिटीज नहीं है, यदि सबसे पहले तो हमको डायबिटीज का जांच करानी चाहिए। यदि डायबिटीज है तो उसके कारण भी पेशाब बार बार होती है। और दूसरा कारण जो यूटीआई होता है, अपर जो आपके यूरिनरी सिस्टम होता है, वहां पर इन्फेक्शन होता है। तो हमारे आयुर्वेद में सबसे अच्छी और रेगुलर लेने वाली जो दवा है वो है गिलोय घनबटी। गिलोय घनबटी, आप गिलोय घनबटी रोज सुबह 1 और शाम आप लेना शुरू करें। विद इन मंथ आपको पूरी तरह से इसमें आराम हो जाएगा। जी धन्यवाद। आदरणीय रंजना जी, आप अपना सवाल करें। और भाई जी, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। आपने मेरा परिचय तो वो जो मूल है, मेरा जो धंधा है वो तो कर ही दिया। मैं 2007 से बहन जो हमारी सुमन सिंह जी हैं, ये भी सीधी में थी, तो तब से मैं परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद से पतंजलि का सदस्य रहा हूँ, पतंजलि की सेवा करता हूँ। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है आप लोगों से चर्चा करके, आप लोगों से मिल करके। और यहाँ सिंगरौली में भी मैं फिलहाल हूँ। मैं सीधी में था तो वहाँ मैं पतंजलि का अध्यक्ष था। अब यहाँ आकर के यहाँ भी वही योग का काम, प्रचार प्रसार और योग करना, ये करता हूँ। हाँ बोले बहन जी। जी ओम, ओमकार नाथ जी का हाथ रेस है। ओमकार नाथ जी। जी, सदन को प्रणाम और मुख्य अतिथि जी को भी मेरा प्रणाम।
मैं ओंकार नाथ पलामू झारखंड से हूँ। मेरा 2 सवाल है। एक सवाल है, मेरी पत्नी का जो है उनको खुजली होता है शरीर पर, और जी ये एक एलर्जी टाइप का, मतलब कि और खुजलाते हैं और पूरा फोड़ा फोड़ा जैसा शरीर में आ जाता है। जी। उसमें हम उसका क्या हम आयुर्वेदिक उपाय करें ताकि उनका समस्या का समाधान हो। और मेरा दूसरा सवाल है, मेरे गाय का एक जैसे थन से दूध नहीं आ रहा, बहुत 1 महीना से करीब दूध में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बहुत कुछ दवा किए तो कुछ फिर अथी सुधार हुआ है, लेकिन फिर दोबारा फिर से उसका दूध आना बंद हो रहा है। तो इसका क्या समाधान हो सकता है जी? सबसे पहले तो आपने अपनी बहन जी मतलब मिसेज का कोई उपचार कराया है क्या? जी अभी होम्योपैथिक दवा लिए, 1 महीना 1.5 महीना होम्योपैथिक दवा यूज किए तो हम उसका कोई फायदा मिला नहीं। कुछ अंग्रेजी दवा में भी लोग प्रयोग ज्यादा बहुत दिक्कत होता है तो ये भी लोग प्रयोग करते हैं, तो 24 घंटे के लिए रिलैक्स मिलता है, लेकिन फिर दोबारा से फिर होना शुरू हो जाता है। और बाकी और कोई दवा यूज नहीं किए हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एंटी एलर्जिक उनको एक्चुअली में जो स्किन का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो एलर्जी कारण है। जी और एलर्जी जो है कई चीज़ों से हो सकती है, लेकिन अब चूंकि अपन यदि उसको इतने सक्षम हैं कि अपन जांच करा सकें कि किस वस्तु की एलर्जी है, तो हमें उस वस्तु का परित्याग करना पड़ेगा। दूसरा, आप जो है गिलोय घनवटी और साथ ही आपका जो मधु होता है शहद, वो एंटी एलर्जिक होता है। यदि वो उनको डायबिटीज नहीं है तो उनको आप शहद दे सकते हैं एंटी एलर्जिक, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोध क्षमता जब आएगी तभी हम उसमें स्किन डिसीज से निजात पा सकते हैं। और यदि आप ये साथ साथ में करते हैं, थोड़ा नमक अपने को कम कर देना है, नमक कम खाना कर दें। और जी जो विरुद्ध आहार हैं, विरुद्ध आहार जो होते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भोजन जिसमें नमक डाला हुआ है और हम उसमें जो है दूध के साथ उसको खा लेते हैं, तो नमक और दूध विरुद्ध आहार है। यदि हम मांसाहार करते हैं तो मांसाहार में कभी कभी मछली और ये इनका मीन्स उसके साथ हम खाते नहीं हैं, लेकिन तत्कालिक, क्योंकि 2 घंटे तक वो चीज पाचन नहीं हो पाता है किसी चीज का, तो हमने पहले खाया, फिर उसको 2 घंटे बाद कोई दूसरी चीज जो विरुद्ध आहार है वो ले लिया। आलू है, आलू के साथ सब फल, ये कुछ जो विरुद्ध आहार होते हैं ये एलर्जी पैदा करते हैं शरीर के अंदर। तो यदि आप जांच करा सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी। जांच कराने से हमको पता चल जाएगा कि इस वस्तु की हमको एलर्जी है, तो उस एलर्जी से हम दूर रहने का प्रयास करेंगे। फिर यदि आप हमारे पतंजलि में आना चाहते हैं तो कायाकल्प बटी आती है। कायाकल्प बटी को जो है आप कायाकल्प बटी भी आती है और साथ में आपके कायाकल्प क्वाथ आता है, तो उसका काढ़ा पीजिए। कायाकल्प बटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाइए। और कायाकल्प तेल आता है, जैसी कोई स्थिति हो कि उसमें लगाने की स्थिति हो तो कायाकल्प तेल लगाइए। आप सिर्फ ये 3 चीज करेंगे आपको आराम हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर बहन आई थी, तो वो बताई थी कि खून का प्रॉब्लम है, आपको बस्ती धोती आदि क्रियाएं करवानी पड़ेगी। हाँ क्या बिल्कुल बिल्कुल, ये जो चीजें हैं ये आपके शोधन क्रियाएं हैं, ये खटकम पंचकम शोधन क्रियाएं हैं। तो वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि यदि आप वो करेंगे तो जो हमारे अंदर जो विष की चीजें हैं जिसके कारण एलर्जी हो रही है, तो वो जब हमारा शोधन हो जाएगा तो वो आपकी अपने आप क्रिया ठीक हो जाएगी। जी, तो कहाँ पर हमको करवाना उचित होगा, क्या व्यवस्था इसके लिए, और आयुर्वेदिक में कहाँ पर जाएं, कहाँ व्यवस्थित करें इसका? अब आयुर्वेदिक में हम तो हरिद्वार से अच्छा कुछ नहीं मानते, क्योंकि जी देखिए क्या है कि गोली दवाई वही सब जगह मिलती है, लेकिन शुद्धता की गारंटी होना तब तो जी असर करती है। तो हमारे योग ग्राम में आप वहाँ जाएं, यदि इस तरह से परेशानी है, बहन जी बहुत दिन से परेशान है, तो आप वहाँ 1 हफ्ते का पैकेज लीजिए और वहाँ जाइए, आपका बिल्कुल आराम होगा। ये करीब डॉक्टर साहब ये 2 महीने से परेशानी, पहले परेशानी नहीं रही, 2 महीने से इस तरह 2 का महीने प्रॉब्लम से। हो रहा है। तो फिर अभी आप ऐसा करिए कि अभी ये तत्कालिक ये वाली दवाई करना शुरू कर दीजिए। आप कायाकल्प बटी लीजिए, कायाकल्प क्वाथ लीजिए, 1 चम्मच जो है आपने 1 कप 4 कप पानी में डालिए, उसको उबालिए। फिर जब वो 1 कप रह जाए तो उसको छान के सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट पीजिए, है ना। और गोली खाइए, शायद ईश्वर चाहेंगे आराम हो जाएगा। जी 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 डॉक्टर साहब, दूसरा प्रश्न था गाय का हाँ, दूध। गाय के लिए आपका जो उसके
शोथ कहते हैं अपन आचरण, है ना, टीट्स हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। तो डॉक्टर ने किया होगा, उसके बाद जो है फिर से वो अंदर मांस बढ़ जाता है, तो बढ़ गया होगा, तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और उसमें जो है ऑपरेशन करने की वो आती है, मशीन रहती है, उसको डाल के अंदर वो कट कर देंगे तो दूध आने लगेगा। जी 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 जी, धन्यवाद। जी तो जी धन्यवाद। आदरणीय ओमकारनाथ जी, आप 3 दिन को भी जा सकते हैं जहां आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया, पतंजलि वेलनेस सेंटर, और वहां अपन वाल्मीकि धर्मशाला में रुक के भी आप वो कर इलाज करा सकते हैं, जिसमें अपन को सुविधा मिल जाती है। 50% अपन का लागत आ जाती है, उसमें 50% अपना बच भी जाता है। तो इस प्रकार से 2 सदस्यों का आप करवा सकते हैं और दिखा देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 7 दिन तक रहें, 1-2 दिन 3 दिन जितना भी अपन कर सकते हैं उतना आप करें और ये ठीक रहेगा। बाकी डॉक्टर साहब ने जो प्राथमिक उपचार बताया वो अवश्य करें। आदरणीय अनूप बिश्नोई जी, आप जी, सादर उसमें आमंत्रित हैं। उसमें भैया मुन्नीलाल भैया जी, उसमें क्या नंबर लगाना पड़ेगा कि डायरेक्ट जाके हो जाएगा? आप आपकी इतनी पहुंच ही है, आप पतंजलि के सदस्य हैं। आप तो जिस दिन जरूरत पड़े बता देना, आप और वहाँ कॉल कर देंगे, आप तुरंत पहुंच जाएंगे, कोई जरूरत नहीं नंबर लगाने की। अभी आप जी इतना अपने के लिए तो परम पूज्य स्वामी जी ने कह रखा है जी कि संगठन के व्यक्ति होते हैं तो उनको तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। जी 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 जी। जी 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 जी, आदरणीय अनूप बिश्नोई जी, सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार जी सभी को। मैं आज के मुख्य अतिथि से ये जानना चाहता कि मेरे पास एक गाय है, उसके जो थन में है ना, वो पहले ब्यात में थोड़ा सा रुकावट हो गई थी, एक थन में दूध नहीं आ रहा था। जैसा आपने बताया अभी, वो उसी तरह वो गांव से एक डॉक्टर ने उसके अंदर ब्लेड लगा दिया था थोड़ा, उससे मान लो उसमें दूध आने लग गया था। तो बाद में क्या हुआ, अब वो जिस तरह उस ब्यात वो ब्याती है ना, उस टाइम दूध ज्यादा होता है, तो उसके प्रेशर से दूध अपने आप थन से निकलता रहता है। तो उसके लिए मैं हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है वहां भी लेके गया उसको, गाय को। फिर उन्होंने भी बोला यहाँ इसका कोई इलाज नहीं है, इसके अब आप कपड़ा बांध के रखो। जब तक मान लो 2-3 महीने ज्यादा दूध देते हैं ना, तब तक उसको मान लो कपड़ा बांधना पड़ता है। उसका कोई इलाज हो तो ऐसा बताएं मेरे को। अच्छा, अपने आप दूध बहता रहता है क्या? हाँ जी, अपने आप बहता रहता है। तो उसमें तो देखिए, अब यदि आप मेडिकल की उनको दिखा चुके हैं, उन्हें अपने यूनिवर्सिटी में उसका उपचार भी किया और नहीं उसमें आराम हो रहा, तो आपको होम्योपैथ तरफ जाना चाहिए। फाइटोफाइलम करके एक वो आता है ड्राप, उसको अपन को रोटी में या किसी ऐसी खाने वाली जिसमें कि गाय आपकी खा। क्या नाम बताया, दोबारा बताना। फाइटोफाइलम 200। फाइटो फाइटोफाइलम 200। अच्छा, लिक्विड तो में आएगा क्या? हाँ, तो इसको आप दिन में 3 बार खिलाना पड़ेगा। तो अपन रोटी में 10 बूंद टपका लिए, 5 से 10 बूंद, और खिला दिए तो खा लेगी भैंस। 3 टाइम देना? हाँ, अब ये होम्योपैथ में यही एक समस्या है कि उसको रेगुलर इंटरवल मेंटेन करना पड़ता है और रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ती है, तभी आराम होता है, अन्यथा आराम नहीं हो पाता है। इसीलिए इतना होम्योपैथ डेवलप नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम लोग उसी बीमारी के लिए उसके सहारे में जाते हैं, उसके आश्रय में जाते हैं, जो नहीं ठीक हो पाते अपन बाकी चीजों से। तो अब जैसे वो ब्याने वाली है, अभी 20 दिन बाकी है उसके ब्याने के, और वो ब्याने के बाद जैसे स्टार्ट हो जाएगा उसमें दूध, तो अब पहले स्टार्ट कर सकते हैं या ब्याने के बाद में करें? ठीक ठीक। नहीं, उसको वो दवाई अभी स्टार्ट कर सकते हैं या ब्याने के बाद में करें? ब्याने के बाद। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा जी, अब जो है जी आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, जबलपुर से हमारे जिला प्रभारी हैं और बहुत ही ऊर्जावान किसान हैं और वैद्य भी हैं। ये हम युग आहार कार्यक्रम में लगातार हम सबको टिप्स देते रहते हैं। वो आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय संवाद करने का कष्ट करें। भगवान दास जी। जी, आदरणीय सदन को मेरा ओम वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। आज का बहुत अच्छा संवाद चल रहा, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब सबका समाधान कर रहे। तो लोगों में पैरों में जलन होती है डॉक्टर साहब, तो उसके लिए क्या उपाय है? और अभी हमारे ओंकार नाथ जी का जो वो था, गाय के नहीं निकल रहा थन से, उसमें अगर वो सतावर खिला दें तो थनैला, सतावर से थनैला तक ठीक हो जाता है, बहुत अचूक काम करती है।
सतावर। हाँ, वो भी बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन एक्चुअली में वो जो दूध उनका लगातार गिरता रहता है उसके नहीं, वो गिरने वाला नहीं डॉक्टर साहब, अभी उनके पहले जो दूध नहीं निकल रहा एक थन से। नहीं नहीं, तो अभी वो दूध जो है उनका थन से ऑब्स्ट्रक्शन के कारण नहीं निकल रहा है। यदि दूध नहीं निकलता होता तो शतावर तो उसके लिए अमृत है। यदि आप शतावर खिलाएं तो बिल्कुल दूध बकायदे आने लगता है। लेकिन उनका ये था कि एक टीट में जो है ऑब्स्ट्रक्शन है, इस कारण रोक है, तो उसके लिए शतावर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ऑपरेट करके ही निकालना पड़ेगा। अंदर जो उनका बढ़ जाता है मांस, उसकी कारण समस्या है। अब इनका जिनका दूध गिर रहा थन से, उनको अपनी चांगेरी घास होती है, चांगेरी घास का रस, हाँ, चांगेरी घास का रस निकाल के थोड़ा उसमें फिटकरी मिला के और उसको लगाया जाए तो वो थन उनका संकुचित हो सकता है। चांगेरी घास में दिखा रहा जी, उसको बता दीजिए जिससे वो उनको मिल जाए, उनकी अगल बगल कहीं होती होगी। ये तो बहुत अच्छी टिप्स हमको भी आपसे प्राप्त हो रही है। और मैं चांगेरी घास जी जी आप देख रहे होंगे, ये लगा कचरा होता है, बहुत होती है जी, चांगेरी घास, इसकी 3 पत्तियां होती हैं जी, दिख रही होगी शायद आपको। भाई जी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो देखें इसको और फिटकरी के साथ मिला करके बिल्कुल दें, तो जो अंदर उसका जो ल्यूमन है वो कांस्टिक्ट हो जाएगा, तो नहीं गिरेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, थन के ऊपर लगाना है डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, उससे वो संकुचित हो जाएगा थन। हाँ ठीक ठीक ठीक। ये बहुत जबरदस्त दवा है, हमारे आचार्य जी इसको बताते रहते हैं। इसका रस निकाल के पिटकी के साथ अपनी बुढ़ापे में लटक जाती है, इसमें भी अगर लगा दे तो वो टाइट हो जाती है। ऐसा है। नाम तो बताओ, इसका नाम क्या बताया? चांगेरी घास। चांगेरी घास, हाँ, चांगेरी घास आप निकालेंगे, यूट्यूब में निकालेंगे तो आ जाएगी। थोड़ा सा आप कैमरा रोको, आप उस घास पर रोकिए कैमरा, आपका थोड़ा हिलता है तो ऐसा, हाँ रोक दीजिए इसे, यही और दूर करिए थोड़ा कैमरा। हाँ अब आई समझ में, ये है जी जी समझ गए, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज। हम लोग तो जो है गवर्नमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट में ज्यादा उलझे रहते हैं। बड़ी अच्छी बात बताई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मेरा सवाल था डॉक्टर साहब, हमारे पास पेशेंट आते हैं पैरों में जलन होती है, तो उसका समाधान क्या है? अब उसमें आप जड़ी बूटी की, तो जड़ी बूटी में आप स्वयं बहुत ज्यादा ज्ञानवान हैं, उसमें मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता। लेकिन एलोवेरा का जो गूदा है उसको यदि आप लगाया करेंगे तो आपके धीरे 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 जलन कम हो जाएगी। बाकी और आप स्वयं जड़ी बूटी के ज्यादा जानकार हैं, मैं तो आपसे टिप्स ले रहा हूँ। ज्यादा तो नहीं, ज्यादा नहीं डॉक्टर साहब, आप लोगों से सीख के और इसी को बांटते रहते हैं। हमारा कुछ नहीं है। अनुभव श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, अनुभव श्रेष्ठ व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। आप श्रेष्ठ हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। बहुत सारी चीजें जो है आप बता रहे हैं, हम लोग सभी एक दूसरे से सीखते हैं। जी डॉक्टर साहब जी। और जो पेट में जलन होती है पेशाब में, उसके लिए ठंडे पानी में 4 चम्मच शहद घोल के दे दें तो तुरंत ठीक हो जाती है डॉक्टर साहब। जी जी ठीक। जलन, हाँ, पेट की जलन होती है, बाथरूम की जलन होती है पेशाब जाते समय, जी तो क्या 4 चम्मच शहद ठंडे पानी में शहद घोल, हाँ शहद, तो तुरंत ठीक हो जाती जलन। बहुत अचूक नुस्खा है जी। ये जो शहद है ये अपने लाक्षणिक उपचार का काम करती है। यदि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल तत्काल उसमें आराम होता है। जी जी जी, बहुत सुंदर संवाद, यही अनुभव और इसी प्रकार से खेती किसानी का संवाद होता है। और हमारे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी लगातार सदन को देते रहते हैं, कोई न कोई टिप्स देते रहते हैं और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब मैं पतंजलि योगपीठ चलता हूँ, वहां से आदरणीय हमारे पवन कुमार जी सदन में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए और हमारे दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में संवाद और मार्गदर्शन और सुझाव देने का कष्ट करें। आज की इस योगाहर मंच में उपस्थित सभी हमारे साथियों को अभिनंदन है, प्रणाम है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि और हमारी आज की योग शिक्षिका, उनका विशेष रूप से आज
अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज अपना अपना अमूल्य समय इस सदन को दिया, अपने अमूल्य विचार दिए हैं। और ये सीखने सिखाने की जो परंपरा है, सीखने सिखाने का जो सिलसिला चलते जा रहा है, इसमें आपने भी अपनी आहुति आज दे दी है। तो इस कार्य के लिए आपको पुनः एक बार धन्यवाद। और आज का जो संवाद हो रहा है, आज की जो बातचीतें हो रही हैं, समस्याएं निकल रही हैं, उसका समाधान ढूंढ रहे हैं और मिलजुल करके, साथ मिल करके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो चर्चाएं होती हैं, इसी तरह से कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ उनके समाधान होते हैं, और वो सब कुछ इसी मंच के माध्यम से ही हम लोग दे पाते हैं। हमारे वैज्ञानिक जब शुरुआत में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो उनके द्वारा बहुत सारे समस्याओं का समाधान किया जाता था और उनसे प्रश्न का जवाब वो देते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे हमारी आगे की तरफ प्रगति हुई है, हमारे बहुत सारे किसान, हमारे जो प्रश्न होते हैं उसका समाधान भी हमारे किसान दे पाते हैं। तो ये किसान और किसान के साथ संवाद, और इसमें हमारी भूमिका, इस मंच की भूमिका एक सहजकर्ता के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक सुगमकर्ता के रूप में रही है। और इसी की तरफ इसकी प्रगति हुई है, विकास भी हुआ है। इसी आज के इस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से आज भी संपादित हुआ है और धीरे धीरे हम 700वें दिन की तरफ अब बढ़ रहे हैं। 700 दिन तक के अनवरत यात्रा चल रही है, स्वैच्छिक रूप से चल रही है और बिना किसी भी तरह के रोज नए व्यक्ति के साथ अनुभव साझा करते हुए, रोज नए हमारे सुनने की क्षमता भी शायद इसमें विकसित हुई है। हम एक दूसरे को सुन पाते हैं, उनको समझ पाते हैं और उससे जो भी अनुभव मिलता है उसको ले पाते हैं। तो इसी की तरह से आज बहुत सुंदर आज की वार्ता, ये वार्ता लगातार चलती रहे, अनवरत रूप से चलती रहे, यही शुभकामनाएं हैं मेरी आज आज के लिए। और इतना कह के मैं अपनी वाणी को भी आज विराम देता हूँ। नमस्कार सभी को, प्रणाम, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता है। वो आप लगातार जो है, आज 696 दिन हो गए हैं। आदरणीय पवन कुमार जी हमारे परम श्रद्धेय आचार्य जी के पूरे कारोबार देखते हैं, कृषि से संबंधित, और इतने व्यस्त रहते हुए भी लगातार इस दैनिक उगार कार्यक्रम में जुड़ते हैं और हम सबको आशीर्वाद, मार्गदर्शन और सुझाव देते रहते हैं, दिशा देते रहते हैं, जिससे कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और हम सब योग और आयुर्वेद और व्यवहार को लेकर के संसारिक आज के समाज को क्या जरूरत है, इस पर भी चिंतन करते रहते हैं। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी हैंड रेज किया है, आपका सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, सादर आमंत्रित है। जी हो, मैं तो जी रमेश चंद्र मेहरा जी सादर आमंत्रित हैं। जी ओम, आवाज आ रही है? आदरणीय रंजना बहन जी। जी ओम। अरे क्या हो रहा है? आ रही है सर, आ रही है। असल में कुछ आवाज कहीं नहीं जा रही है, कुछ कहीं नहीं जा रही, मतलब सब कुछ कुछ जगह नेटवर्क सही नहीं होगा तो वो आवाज नहीं पहुंच रही होगी। आपकी आवाज आ रही है आदरणीय जी सर, मेरा तो निवेदन ये है कि 700 के बाद 725वां रंजना दिन जी की आवाज आ रही है। उस 725वें दिन को हम, जैसे 625वां दिन था, ऐसे 725वां दिन कहीं मनाए, आपस में मिले, इस पर थोड़ी विचार मंथन किया जाए। जी ओम। जी आदरणीय भाई साहब, आवाज पहुंच रही हो तो आदरणीय गुरु जी का कहना है, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी का कहना है कि हम 700वें दिवस की तरफ जा रहे हैं और 725 या 730वें दिवस यानी 2 वर्ष की तरफ जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे सेलिब्रेट करें ऑनलाइन, या तो इस पे चर्चा की बात वो कर रहे हैं। जी आदरणीय भाई साहब। जी जी आदरणीय पवन सर जी उपस्थित हैं और सदन उपस्थित है। अच्छा सवाल है उनको, चूंकि अब समय आ रहा है, अपना 2 साल हम पूर्ण करेंगे और द्वितीय वर्ष का उत्सव हम मनाएंगे। तो वो कैसे क्या करना है, इस पर आदरणीय पवन कुमार जी सादरा है मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। वो अपने मुखिया हैं, चूंकि वही बताएंगे कि क्या करना चाहिए।
आदरणीय पवन कुमार जी शायद नेटवर्क में नहीं है। अब मैं उनसे चर्चा करते हैं। आदरणीय दिनेश सिंह सेमवाल जी और सदन से भी चाहो अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं। वरिष्ठ जन उपस्थित हैं। कैसे हमको द्वितीय साल का वर्ष उत्सव मनाना चाहिए? आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आप ही प्रस्ताव रखें और आप ही उसका सजेशन दें। आपने कुछ तैयारियां भी की हैं, कहीं संवाद भी किया है। क्या हो सकता है एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो? 2 साल हम पूर्ण कर रहे हैं बिना रुके। जी 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 आदरणीय, धन्यवाद। वास्तव में हम बीच बीच में ये चर्चा भी सामने आई है कि जिस तरह से हम 1 साल पूरे होने पर बीच बीच में अलग अलग दिनों पर हमने योग आहार का अलग से दिन सेलिब्रेट किया है, उसी तरह से 2 वर्ष पूरे होने पर हम क्या करने वाले हैं। तो अभी बीच बीच में हमें जो अपना हमने इटारसी में कार्यक्रम किया था ऑफलाइन, उसी तर्ज पर आगे करने की मंशा है। लेकिन तब तक कि जब तक ऐसे सभी संभावनाएं और सभी जगह से अप्रूवल या सुविधित व्यवस्थाएं न हो, तो तब तक हम ऑनलाइन ही इसे सेलिब्रेट करें और तैयारी तो पूरी रखें, लेकिन सेलिब्रेट ऑनलाइन करें। मेरे तो मन में यही आ रहा है, क्योंकि वैसे अन्य लोगों से मैंने बात की और उत्तराखंड में जोशीमठ के लोगों से बात की, वहाँ पे थोड़ा सा अव्यवस्था हुई थी प्राकृतिक कारणों से, तो थोड़ा हम पीछे हो गए हैं उस दिशा में। लेकिन जैसे कि 700 दिन होने वाले हैं, फिर 730 दिन, यानी हमारे 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो इस मध्य हम ऑनलाइन सेलिब्रेट करें जिस तरह से हमने पहले से किया, और साथ में ये भी तैयारी रखें कि अगर कहीं से कुछ दिशा मिलती है तो फिर हम एक जगह पे इकट्ठा होकर के इसे सम्मेलन के रूप में साकार करें, आगे बढ़ें। मेरे मन में तो ये बात आ रही है आदरणीय जी। अन्य सदस्य, आप सभी का जो विचार है सादर आमंत्रित है। जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, इस पर सुझाव दें। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। जी शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो हमारे परम पूज्य गुरु जी ने जो वो रखा है प्रस्ताव कि मनाया जाए, तो हम तो तैयारी में हैं पूरा। अगर हमें आदेश मिले तो हम तो फिर से कार्यक्रम नर्मदापुरम में फिर से करा दें, जैसा अगर सदन आदेश करे। जी हो। अब यहाँ तो लोग पूर्ण तैयार रहते हैं, शरद वर्मा जी वगैरह और पूरी नर्मदापुरम की टीम तो है कि हम लोग तो तैयार हैं। और मैं सोचता हूँ कि हमें डेट नीलकंठ दे दो साहब सर, अभी बस हम तैयार। यही तो है। आदरणीय नीलकंठ सावले जी। डॉक्टर किशोर दुबे जी। जी, महाराष्ट्र की टीम कुछ कहना चाहती है? महाराष्ट्र की टीम का कोई सुझाव है? हाँ, ओम पूरी सदन को प्रणाम। आज हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा, और हमारे आदरणीय पितामह रमेश चंद मेहरा जी ने जो प्रस्ताव रखा है एकदम सही है। हमारे महाराष्ट्र में रंजना बहन और हमारे गुरुजी डॉक्टर किशोर दुबे सर, हमने जो प्लान बनाया था मार्च महीने का, तो मार्च महीने में परम पूज्य स्वामी जी अमरावती शहर में एक 11, 12, 13 तारीख का तय हुआ था योग शिविर का, लेकिन उसमें गोवा हो गया, इस कारण वो मार्च महीने का कैंसिल हो गया। इसके वजह से अपना ये योगाहार का कार्यक्रम भी अपन इसके बाद रखने वाले थे। तो अभी महाराष्ट्र में 38, 39 तक टेम्परेचर गया, तो इसमें कैसा संभव हो सकता है, इस पर थोड़ा हम एक आपस में चर्चा करके आगे ये प्रोग्राम कैसा हो सकता है, इस पर हम चर्चा करके आगे सदन में ये प्रस्ताव रखेंगे। ओम प्रणाम, धन्यवाद। जी ओम।
सावले जी, मेरी आवाज आ रही है जी आपके जी, पास? आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, सादर जी आमंत्रित। जी 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 ओम सर, मैं थोड़ा सा एक सुझाव देना चाहता हूँ जो जी जी महाराष्ट्र के लिए है कि जो गो अनुसंधान जी, केंद्र डॉक्टर है। किशोर दुबे जी सादर आमंत्रित हैं। अरे यार, हेलो। हाँ, मुन्नीलाल जी, वो रमेश चंद्र जी का बात कर रहे थे, इसलिए मैं शांत था। एक्चुअली रमेश जी की आवाज हम सबको आती है और मुन्नीलाल जी शायद आपको नहीं आती, कुछ तो भी प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ, मैं रमेश चंद्र जी की बात सुनने के बाद मैं बात करता हूँ। रमेश जी प्लीज। जी ओम जी, सर, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी मेरा निवेदन ये था कि गो अनुसंधान केंद्र जो है हमारे महाराष्ट्र में, तो वहां पर लोगों रमेश के चंद्र मेहरा जी सादर आमंत्रित हैं। व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था का उपयोग करते हुए अपन वहाँ 2 दिन का प्रशिक्षण भी करें उनसे अनुमति लेकर के। तो वहाँ रहने खाने पीने की सब व्यवस्थाएं हैं और किसानों को वो प्रशिक्षण भी देते हैं। तो हम 2 दिन वहाँ रह सकते हैं और वहां से कुछ नई चीज भी प्राप्त कर सकते हैं। जी ओम। हाँ, धन्यवाद मेहरा जी, आपका सुझाव सदन ने सुन लिया। मैं बात रखता हूँ मुन्नीलाल जी कि आज की जो कक्षा रही बहुत अच्छी रही और जो चर्चा रही बहुत अच्छी रही। अब बात रही कि भाई 2 साल पूर्ण होने के उपरांत जो कार्यक्रम ने लेखी, तो हमने इसके पहले जैसा साबळे जी ने बोला था उस समय हमने सोचा था, क्योंकि मैं तो यही चाहूंगा कि किसानों को हम इकट्ठा करते हैं और किसानों को जब भी जहां पर भी हम इकट्ठा करेंगे तो ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग जो होती है उसके प्लॉट्स, उसके क्षेत्र यदि हम दिशा दिखा सकते हैं तो उससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। और महाराष्ट्र में आज की स्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र में ये 45-46 डिग्री टेम्परेचर में दिखाने लायक वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा क्षेत्र एक हाई टेम्परेचर वाला क्षेत्र है। तो इसलिए, और हमने पीछे भी मानस लिया था कि हम जब भी प्रोग्राम लेंगे तब कुछ क्षेत्र दिखाने लायक हो या अलग तरह से बात हो। तो इसलिए हम जो प्रोग्राम लेंगे वो प्रोग्राम संभवतः सितंबर अक्टूबर में ही लेने का हमारा मानस है। लेकिन तब तक जो पूरा सदन जो अपना 2 साल तक चला है, तो निश्चित रूप से अगर क्योंकि पीछे भी बात चली थी उत्तराखंड या वहां पे यहाँ पे अभी क्रॉप्स मौजूद है, तो वहां पर अगर संभावना नहीं है तो ऑनलाइन प्रोग्राम कम से कम लिया जाए, क्योंकि 2 साल का क्लास चलाना कंटिन्यूअसली एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तो अगर कहीं पर संभव नहीं है तो 2 साल का ऑनलाइन का ये जो प्रोग्राम है वो तो निश्चित रूप से हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी का कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित हैं। जी, किसी का कोई सुझाव? जी जी, मैं आदरणीय डॉक्टर दुबे सर की बात से सहमत हूँ कि अगर हम महाराष्ट्र में करते हैं तो वहाँ पे वास्तव में टेम्परेचर काफी हाई रहता है। और अभी जैसे अप्रैल शुरू हो गया है, अप्रैल से लेकर के और जून तक तो टेम्परेचर काफी ज्यादा रहेगा। और वहाँ यानी महाराष्ट्र में अगर हो तो कार्यक्रम तो ये सितंबर अक्टूबर में ही सही रहेगा। और उस बीच अगर उत्तराखंड में ये कार्यक्रम रेडी हो जाता है तो फिर हम सभी एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन तो हमेशा हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं और 2 वर्ष पूर्ण होने पर ऑनलाइन तो अवश्य ही सेलिब्रेट किया जाएगा। आदरणीय जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर जो सुझाव आए हैं, अपन कॉल करके भी चर्चा कर लेते हैं। और आज की युगार कार्यक्रम में आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी उपस्थित हैं। रामकृष्ण रघुवंशी जी और शरद वर्मा जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, रूप सिंह जी और नर्मदापुरम की टीम तो तुरंत तैयार रहती है हमेशा कि चलो क्या करना है कर लेते जी हैं। जी रघुवंशी जी। जी, हम लोग तो तैयार हैं। जिस दिन आपका आदेश हो जाएगा उस दिन सारी तैयारी पहले से ही है, पूर्व में ही है। और
बाकी यहाँ कुछ और भी जो दूसरे कार्य हुए हैं उसका भी अवलोकन हो जाएगा, और यदि आप आदेशित करते हैं कि कोई अन्य जगह सहूलियत करेंगे तब भी हमारी टीम वहाँ पे आपके लिए उपस्थित रहेगी। सभी किसानों के लिए पहले से भी समर्पित हैं हम लोग। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सोचा था कि आगे कहीं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। जी आदरणीय ओम, सभी को सादर प्रणाम। और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब ने काफी अच्छी जानकारी हम लोग को दिया, और आज के का जो योग का कार्यक्रम था वो भी बहुत अच्छा था। जहां तक आप लोगों का 2 साल पूर्ण होने पर ये फेस्टिवल मनाने का जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे देश में मध्य प्रदेश की टीम, जो आप लोगों की टीम है, वो आप लोग बिल्कुल तैयार हैं, और भगवान की दया से आप लोग सक्षम भी हैं हर कार्य के लिए। निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी बात है, और जैसा कि निर्देश होगा, जो भी राय बनेगा उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। अगर कहीं भी नहीं हो पाता है तो ऑनलाइन तो ही है, ऑनलाइन ही बहुत ही जोश खरोश के साथ ऑनलाइन ही मना लिया जाएगा। और फिर आगे कहीं और व्यवस्था अगर बनती है तो उसको भी लिए भी देख लिया जाएगा। अभी ये प्रक्रिया में है, और जैसा कि आदरणीय मुनीलाल जी प्रयास भी किए कि फोन सर से बात हो जाए, अगर उनका निर्देश होगा तो जैसा होगा वैसा कर लिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय अनूप बिश्नोई जी, आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं? सर आमंत्रित। मेरा ये सुझाव था सर जी, जिस तरह हम एक बड़े लेवल पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम में हो सके तो मेरा मानना ये है कि जिस तरह कोई भी ऑर्गेनिक फार्मर स्टार्ट करता है ना, तो वो एक किसी विशेष की बात सुनता है, महीने बाद में दूसरे की सुनने को मिलता है, उसके प्रोग्राम में जाता है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। उसके लिए यदि आप, मेरा अनुभव, मेरा वो है विचार ये है कि जितने भी जो पूरे भारत से जिस तरह टॉप 10 या टॉप 20 जो भी ये बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे काश चौरसिया है और भी जो भी है, जितने उनको सारा को इकट्ठा करके एक मिश्रित उसका कोई वो निकाल लेना, और वो पंपलेट उन्हीं के पास भेज दें, सभी के पास उसकी पीडीपी या कोई किताब बनाकर उनका सार निकाल कर कि ये ऑप्शन हो सकते हैं, और वो सभी के पास भेज दें, फिर वो आगे उनको फॉरवर्ड करते रहें, फिर मान लो उसमें किसान भ्रमित नहीं होगा। मेरा तो यही मानना था, सुझाव था जी। अच्छा सुझाव है आपका। इस पर अपन और भी चर्चा अभी करना पड़ेगी अपन को, कैसे क्या करना है। और मैं चूंकि देखो, अगर उधर नहीं होता है तो इधर भोपाल में भी अपन कर सकते हैं, और भोपाल में एक कार्यक्रम हो जाए, चूंकि वो नर्मदापुरम का घोषणा पत्र और इन चर्चा भी अपन कर लेते हैं। आज अपन रघुवंशी जी, शरद जी और मेहरा जी और प्रदीप राज वर्मा जी, हम सब लोग आप चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम के बाद। और आज का अब सदन का जो है समय हो गया है। हमारे डॉक्टर साहब शुरू से जुड़े हुए हैं, आदरणीय बहन सुमन जी आज शुरू से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा योग कराया, और आज हमारे डॉक्टर साहब को वो लाइन, इनको सबको प्रसाद को नमन करते हैं। और हमारे कुलदीप बुनियाल जी की आवाज़ बहुत दिनों से सुनने को नहीं मिली है उत्तराखंड से, थोड़ा सा मुझे आवाज़ सुनने को मिल जाए सदन को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर आवाज़ मेरी पहुंच रही हो आदरणीय कुलदीप बुनियाल जी तक। जी ओम सर, ओम प्रणाम आपको सबको। आज जिस बात की चर्चा हो रही थी, ये हमारे की अगला जो है 2 वर्ष का जो कार्यक्रम है हमारा, 2 वर्ष के अवसर पे जो है, जो हमारा 2 वर्ष हो रहे हैं पूरे इस योगाहार कार्यक्रम को, तो इसमें निश्चित रूप से ये तो बहुत महत्वपूर्ण होता कि अगर हम इसको कर सकते, अगर ये संभव हो पाता तो ये बहुत ही उपयोगी होता, क्योंकि पिछला जो हमारा कार्यक्रम था वो भी बहुत उपयोगी रहा है, और उसमें हम लोगों ने काफी आपस में जो है विचारों का आदान प्रदान, जानकारियों का आदान प्रदान से हमारी जागरूकता काफी बढ़ी है, और
इससे अगर दूसरे वर्ष भी हम इसको कर सकते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो हमारी मध्य प्रदेश की टीम है ये तो हर बार जो है तैयार रहती है। अच्छा होता है कि हम इसको दूसरे राज्य में भी अगर इसमें आगे आता है तो दूसरे राज्य में भी इसको आयोजित किया जा सकता है। और जैसा कि एक विचार आया था इसमें कि जहाँ पे कोई ऐसा प्रशिक्षण केंद्र हो या देखने लायक जो जहाँ पे हमें जो है कुछ देखने को नया कुछ देखने को मिले, वहां पर अगर हम इसको आयोजित करते हैं तो उससे और भी महत्वपूर्ण ये होगा, क्योंकि इसमें हमें दोहरा लाभ इसका होगा। क्योंकि वो एक तो हमें उसका लाभ मिलेगा जो प्रशिक्षण केंद्र है, और दूसरा जो है दूसरा इससे हमें आपस में जो हमारा समागम का जो कार्यक्रम है वो भी इसमें जो है संभव हो सकता है। तो मेरा तो यही है कि अगर ये हो सकता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि अगर हम इसको कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा विचार है। इसको जो है हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, आगे इस पर विचार करना चाहिए, और तत्काल इस पे निर्णय भी हमें इस पे जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, ताकि हमें जो है इसकी तैयारियों के लिए समय मिल सके। और इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि पवन जी की अनुमति से अगर वो इसमें जो है आगे हमको जो है हरी झंडी देते हैं तो इसको जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। और निश्चित रूप से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विचार है, और इस पे हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। जी धन्यवाद। जी मैं अभी हैदराबाद होके आया हूँ। हैदराबाद में मैंने कान्हा शांतिवन देखा है, जहाँ जल संरक्षण का एक इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर बने हैं कि मतलब लगभग 1,500-2,000 एकड़ का भूखंड है, और जहाँ बंजर भूमि थी, बिल्कुल पठारी इलाका था, जहाँ कहीं कोई फसल नहीं हो सकती थी, उस जमीन को उपजाऊ जमीन बनाया है। और वहाँ का पानी जल स्तर 400-500 फीट गहरा था, आज 20-25 फुट पे आ गया है। तो वो भी संरचना देखने लायक है, और वहां मैंने चर्चा भी की थी। अगर अपन कोई कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, रुकने की है, भोजन की व्यवस्था है, और विजिट करने की व्यवस्था है। अगर इस पर भी अगर सदन चर्चा कर सकते हैं तो अपन कर सकते हैं। वहाँ भी बहुत अच्छी सारी व्यवस्थाएं हैं, सभी व्यवस्था, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपन को पहुंचना है वहां पे। तो ये हो सकता है वहां देखने को, क्योंकि वहाँ जो स्ट्रक्चर है वन जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, और वन पेड़ों का संरक्षण, विश्व के सभी प्रजाति के पेड़ों का संरक्षण वहाँ किया है। वहाँ जो हमारे हार्टफुलनेस सेंटर है, और जो श्री रामचंद्र मिशन का संस्थान है, वहाँ पर ध्यान कराया जाता है। और तो वहाँ पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। चलिए, आज समय हो रहा है, कल इस और आपस में चर्चा करके हम लोग फिर कल इस विषय पर चिंतन करेंगे और सदन में रखेंगे। तो आज का ये व्यवहार कार्यक्रम का समापन करने के लिए और आभार ज्ञापित करने के लिए आदरणीय सुमन बहन जी का बहुत बहुत साधुवाद है, और मैं रंजना जी को आमंत्रित करूंगा कि वो